ओके, सॉल्यूशंस। तो हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम बड़ी जनरल सी बातें करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, राइट। तो सॉल्यूशन होता क्या है? पहली चीज़, सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है हमारा। एक होता है सल्यूट और दूसरी चीज़ होती है हमारी सॉल्वेंट, राइट। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो यूजुअली, जो जनरली देखा जाए तो वो लेस क्वांटिटी में, हम बोलते हैं कि वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। और सॉल्वेंट वो चीज़ है जो हमारी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। जनरली, अगर हम जनरली बात करें तो ऐसा होता है, ठीक। तो और वो क्या बनाएगा, हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सोल्यूशन बनाते हैं। दैट विल फॉर्म अ सोल्यूशन, राइट। और ये सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूशन होता क्या है? पहले हम सोल्यूशन का एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अ होमोजीनियस मिक्सचर a homogeneous mixture of two or more pure non-reacting substances whose composition can be varied, whose composition can be varied within certain limits, within certain limits। क्या चीज कहना चाह रहे हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? जहां पे दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉल्ट लिया, ठीक है, कॉमन सॉल्ट लिया और वाटर लिया। इन दोनों को मैंने मिक्स किया और यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्वस सोल्यूशन बना दिया, एक सोल्यूशन बना दिया। एक्वस को हम काट ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन बनाया। नाउ जो सॉल्ट था दैट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी ऑब्वियसली, तो वो सोल्यूट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया जी? अब इसके अंदर क्या होगा, होमोजीनियस मींस वन फेज रहेगा, कोई वो अलग अलग फेजेस नहीं बनाएगा और सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन का जो फेज होगा, जो सॉल्वेंट का फेज होगा, वही फेज सोल्यूशन का होगा। phase of solvent and solution is same, ठीक है जी। जो मेरा सॉल्वेंट का फेज होगा वही मेरा सॉल्यूशन का फेज होएगा। क्लियर है? अगर मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होएगा, हमारा सॉलिड में होएगा। क्लियर हो गया जी? तो ये चीजें तो हो गई, बड़ी जनरल सी, हमने बचपन में भी पढ़ी थी। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, आप लोग अपने माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाटर लिया, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ और उसके बिहाफ पे आपने बताना है। यहाँ पे मैंने वाटर लिया और सॉल्ट लिया, ठीक है जी। यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? हाँ जी। वाटर सॉल्यूट और सॉल्ट सॉल्वेंट। हाँ, गलत है अभिषेक। सॉल्ट सोल्यूट वाटर सॉल्वेंट है। यस, वेरी गुड प्रणय। सोल्यूट, ठीक है, जो हमारा लेस क्वांटिटी में होगा। अब हम नींबू पानी बनाते हैं ना, तो नींबू पानी में क्या करते हैं, नमक थोड़ा डालते हैं, पानी ज्यादा होता है, राइट। क्लियर है? और उसके ओके सर। बाद अगर हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं और साथ में मैंने शुगर डाल दिया, तो क्या हुआ? वाटर सोल्यूट, सॉल्वेंट शुगर सोल्यूट। वेरी गुड, सेम रहेगा ना। अगर मैं यहाँ पे वाटर ले रहा हूं और उसके अंदर मैंने अमोनिया गैस डाल दी, तो बताओ क्या आएगा? हाँ जी, क्या मेरा सॉल्वेंट और सोल्यूट होएगा? अब तो अभी से ही रुक गए, अभी तो हमने आगे चलना था। सर पर क्वांटिटी कितनी होगी?
अमोनिया। क्वांटिटी हार्डली मैटर, क्योंकि देखो जब भी हम कोई गैस पानी में मिक्स करेंगे या किसी भी लिक्विड में, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन तो है ना, सोल्यूशन क्या रहने वाला है, मतलब जो मिक्सचर जो है वो क्या होगा, वाटर स्टेट में ही रहेगा, है ना, Yes. राइट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट। अब वाला कैसे आंसर दे दिया करो, कोई इशू नहीं है। अब हमने ये सारी कहानी पढ़ ली, अब यहां से हम लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन लेके आते हैं। उसमें मैंने क्या किया, वाटर लिया और साथ में क्या किया, अल्कोहल ले लिया, है ना, शाम को महफिल जमा ली। लेट्स से कि यहां पे हमने क्या किया, 30 ml इथेनॉल ले लिया और 100 ml वाटर लिया, तो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट वाटर सोल्यूट अल्कोहल। वेरी गुड, राइट। अभी ये पापा, है ना, पापा वाला एग्जांपल दे रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, पापा का एक फ्रेंड आया था, मस्त वाले अंकल आए थे, है ना, उन्होंने क्या किया, वाटर लिया और अल्कोहल लिया। अब वो बोलते हैं कि बेटा ये मोटा सा है ना, 90 ml हो गया, ये 40 ml हो गया। नाउ अब क्या हुआ, अल्कोहल सॉल्वेंट बन गया। Solvent water solute. ओके, इन दिस केस सॉल्वेंट वुड बी अल्कोहल, राइट, और ये हो जाएगा हमारा सोल्यूट। फाइन, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, भाइयों बहनों? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। ओके, अब हमने क्या किया, अब ये वाटर लिया और अल्कोहल लिया। अब यहां पे हमने क्या किया, 50 ml ये ले लिया और 50 ml ये अल्कोहल ले लिया। अब इस केस में क्या हुआ, फिर कौन? जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होएगा वो सॉल्वेंट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रणय। अब इस केस में क्या होने वाला है, जब हमारे पास दोनों चीजें होगी, अब हमारे लिए दोनों की अमाउंट भी बराबर है, सब कुछ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये चीज देखेंगे कि विच लिक्विड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट that will act as solvent, that will act as solvent, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नाउ वाटर 50 ml, अल्कोहल 50 ml, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लेट्स से 351 के, नियरली 351 के होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, दैट इज 373 केल्विन। सो इस केस में क्या हुआ, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोअर है, तो अल्कोहल विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट और यहाँ पे वाटर विल एक्ट एज सोल्यूट। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इसी वजह से ये चीज बताना बहुत ही जरूरी था। हाँ जी, क्लियर हुआ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया जी? जब भी हमारा, Yes, अभी sir. तक तो हम ये चल रहे थे कि जिसकी लार्जर क्वांटिटी, अगर इन केस क्वांटिटीज बराबर हो जाती हैं तो उस केस में हमारे लिए क्या होएगा, द लिक्विड विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट विल एक्ट एज सॉल्वेंट, राइट? क्लियर है? चलें जी आगे। हाँ जी, लिख लिया ये? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब हम इसके बाद, अब जब भी कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे, जब भी हम कोई भी सोल्यूशन बनाएंगे, उस केस में, है ना, देयर इज ओनली वन सॉल्वेंट। कोई भी सोल्यूशन बनेगा बेटा, उसके अंदर एक ही सॉल्वेंट रहेगा। सोल्यूट ज्यादा हो सकते हैं, सोल्यूट ज्यादा हो सकते हैं। हमने नींबू पानी बनाया, उसके अंदर हमने चीनी भी डाली, नमक भी डाला, नींबू पानी है ना, लेमन जूस भी डाला, तो उस केस में हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या रहने वाला है, वाटर रहने वाला है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और यहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेम ऑफ सोल्यूशन। यूजली हमारे सिलेबस में हम जो बात करेंगे वो बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बाइनरी सोल्यूशन में क्या होएगा, एक सोल्यूट होएगा और एक क्या होएगा, हमारा सॉल्वेंट होने वाला। अगर टू कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट
और एक सॉल्वेंट, एक सल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, तो इन टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। इनको हम बोल देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर वहां पे 3 कंपोनेंट्स हो गए, 3 कंपोनेंट, तो भैया उसके अंदर एक सॉल्यूट, सॉरी 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट रहेगा। 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर इज ओनली 1 सॉल्वेंट। ठीक है जी। जहां पे 3 कंपोनेंट्स होंगे उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर कहीं पे वी हैव 4 कंपोनेंट्स, अब जब 4 कंपोनेंट्स हो गए तो उसमें क्या होने वाला है? 3 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ये हमेशा आपको चीजें ध्यान रखनी है, बड़ी जनरल सी चीजें हैं, कोई बहुत, है ना, ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद देखो, जैसे कोई चीज थी, राइट, solution prepared in water is called aqueous solution। अभी मैंने आपको बताया था शुगर प्लस, है ना, वाटर गया था, तो उसे हमने aqueous solution का नाम दे दिया था। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? aqueous solution। ठीक है जी। और अगर कोई solution, if solution prepared in a medium other than water is called non-aqueous solution, is called non-aqueous solution। ठीक है जी। उसे हम क्या बोल देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फाइन, क्लियर है? तो यहाँ पे हम मेनली क्या करने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड के बारे में। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सर हाँ जी बेटा। अगर हमने नहीं, शुगर की क्वांटिटी वाटर से ज्यादा ले ली तो फिर चेंज होएगा उसमें कुछ? वो अगर फेज चेंज हो रहा है, अगर फेज मेरा मतलब, अगर सोल्यूशन मतलब लिक्विड जो सोल्यूशन बना है, अगर वो लिक्विड में ही है, फिर तो क्या रहेगा? वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको? सॉल्वेंट और सोल्यूशन का फेज सेम रहेगा। समझ गए? हाँ, यस। अगर वो सॉलिड बन गया है तो ऑब्वियसली चेंजेस होंगे, है ना, तब तो वो चेंज होएगा, है ना। बट अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा स्टिल, जैसे हम चाशनी बनाते हैं ना, जलेबी लेके आते हैं, तो उसमें वो उन्होंने बनाई होती है, दैट इज, है ना, एक्वस सोल्यूशन, वो वाटर है ना, फेज उसका क्या है? लिक्विड है, तो वो ऑब्वियसली वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगर मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन है, जैसे हमने 2 कंपोनेंट्स वाला लिया, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन, तो उसके कितने पैटर्न बन सकते हैं? 3⁻², तो मतलब 9 टाइप के सोल्यूशन बनेंगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर हम टर्नरी की बात करें, टर्नरी सोल्यूशन बनाते हैं हम, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे? वी हैव 3⁻3, सो वी हैव 27 टाइप। क्लियर है? 3 की पावर करते रहना, जितने कंपोनेंट, अगर क्वाटरनरी है मेरे पास, अगर मेरे पास क्वाटरनरी सोल्यूशन है, तो उस केस में हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3⁻4, 81 टाइप के हमारे सोल्यूशन
बन सकते हैं। ठीक है, 81 टाइप के सॉल्यूशंस हमारे बन सकते हैं। क्लियर है जी? यस सर। ओके अब हम यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। लिख लिया जी। यस सर। चलिए नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में व्हाट वी हैव, अभी मैंने आपको बताया हमने पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। जब हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वी हैव 9 टाइप, है ना, 9 टाइप्स के हमारे क्या बनने वाले सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है जी। अब उसके अंदर क्या आएगा, हम अलग अलग सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग लेंगे। लेट्स से हमने क्या किया, यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन लिया। जब हमने सॉलिड सोल्यूशन लिया तो हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉलिड सोल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्वेंट है लार्जर क्वांटिटी में है, दैट विल बी सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन में सोल्यूट यहाँ पे लिख देता हूँ और सॉल्वेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सॉल्वेंट तो पहले ही क्या हो गया हमारा सॉलिड, दिस विल बी सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। तो इसमें क्या क्या मिक्स कर सकते हैं, गैस भी मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं और सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं, उनसे हमें क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स, अब कोई भी गैस है ना, उसके अंदर हमें क्या करना है, सॉरी कोई भी सॉलिड है उसके ऊपर गैस मिक्स करनी है। कैसे होएगी, वो होएगी एड्सॉर्प्शन। ठीक है जी, गैसेस एड्सॉर्ब, एड्सॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं है, एड्सॉर्ब है, एड्सॉर्ब्ड ओवर मेटल सरफेस। ये क्या होती है, ऑक्लूजन बोलते हैं हम इसे। ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है इस टॉपिक पे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, ऑक्लूजन फाइन, और गैसेस dissolved in minerals। ठीक है जी, जैसे कि आपने एक प्यूमिस स्टोन होता है, प्यूमिस स्टोन देखा है आप लोगों ने, पंजाबी में चावे बोलते हैं। वो स्टोन होता है मिट्टी से रंग का होता है, कई आजकल तो और भी हमारे जैसे मेरे घर पे है, वो ग्रे कलर का है। उसके अंदर क्या होता है, वो हल्का सा होता है, मतलब आप देखोगे तो वो लगता पत्थर जैसा है, होता भी हार्ड भी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, बट वो बहुत हल्का होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो ट्रैप्ड होती हैं। अब उसके बाद लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड इसका रहेगा मरकरी, अमेलगम बोलते हैं हम, मरकरी इन एन अमलगम। सॉलिड जैसे हमने बोल दिया जिंक अमलगम, अब जिंक क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, या सोडियम अमलगम, तो वो रहेगा। उसके बाद हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, उसमें क्या होता है, वाटर तो होता है बट वो क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, लगता तो वो सॉलिड है बट उसके अंदर क्या है, लिक्विड ट्रैप्ड है ना। अब उसके बाद सॉलिड, सॉलिड उसके लिए क्या है, अलॉयज, मेटल मिक्सचर्स, alloys in metals, these are the examples of solid, solid, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। लिक्विड सोल्यूशन, इसके अंदर हमारा सोल्यूट क्या रहने वाला है, कोई भी गैस भी रहेगा और यहाँ पे सॉल्वेंट जो है दैट विल बी लिक्विड। ठीक है जी, गैस और लिक्विड। इसके अंदर क्या रहेगा, अब सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है और जो सोल्यूट है वो गैस है, थोड़ी गैस है। दे आर कोल्ड ड्रिंक्स, जो हमारे घर पे है ना आजकल
पीते हैं, दे आर एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। उसके अंदर क्या होता है, गैसेस होती हैं, गैसेस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। उसके बाद लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, है ना। वो कौन सा है, रूह अफ़ज़ा मिक्स कर दिया, अल्कोहल इन वाटर, है ना। और उसके बाद कोई नॉन पोलर ले लो, बेंजीन डिजॉल्व्ड इन CCl4 या बेंजीन इन टॉलिन, कुछ भी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। और उसके बाद आता है सॉलिड इन लिक्विड। इसके भी हमने एग्जांपल्स किए हैं अभी। सॉलिड इन लिक्विड क्या हो गया, नमक, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, राइट। These are the examples of solid in liquid. अब उसके बाद थर्ड आते हैं हमारे पास गैशियस सोल्यूशन। गैशियस सोल्यूशन में क्या होगा, अब सॉल्वेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे कुछ भी हो, गैस होगा, यहाँ पे गैस गैस। अब जो हमारी एटमॉस्फेरिक है ना, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मेनली तो यही गैसेस है ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड लिया, यहाँ पे गैस। अब देखो ज्यादा गैस है, लिक्विड कम है ना। जो हम डियोज लगाते हैं, फॉग वाला नहीं है ना, उसमें कहते हैं ना हवा नहीं है, बट यूजुअली क्या है, गैस इन लिक्विड, थोड़ी लिक्विड है। या हम बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी इन एयर। अभी हवा तो है बट उसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी है। एयर के अंदर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, बट ओवरऑल फेज क्या है, गैशियस ही है ना, ठीक है। डिओड्रेंट्स, स्पेलिंग नहीं आता मुझे, ठीक। तो ये हो गए। उसके बाद क्या होगा, सॉलिड। अब भैया है वो गैस बट उसके अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। एग्जाम्पल बताओगे कोई, स्मोक है तो वो धुआं, बट उसके अंदर क्या होता है, कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स हैं, है ना। आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर्स ठीक है जी, क्लियर है जी। तो ये थे हमारे, मैंने अभी आपको एग्जांपल पीछे लिखवाए थे, 3 टाइप के हमारे, मतलब अगर हम बाइनरी सोल्यूशन लेंगे तो वी हैव 9 टाइप ऑफ सोल्यूशंस। तो मैंने ये 9 के 9 टाइप आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। हाँ जी, क्लियर है सर हाँ जी बेटा। लिक्विड नाइट्रोजन इतना ठंडा होता है, फिर वो खुद क्यों नहीं होता जमा हुआ सॉलिड स्टेट में? लिक्विड नाइट्रोजन, अब वाटर है, वाटर जब अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तभी जाके फ्रीज करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, समझ गए। नहीं, पर उसको तो सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना। नहीं, आप उसे लिक्विड हीलियम में डाल दीजिए तो इट विल फ्रीज। अच्छा। हाँ जी, उससे ठंडी चीज में डालोगे तभी फ्रीज होएगा ना। अब लिक्विड नाइट्रोजन है और वाटर है, अब आप लिक्विड नाइट्रोजन में पानी को डालोगे तो वो झट से क्या करेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। कोई भी यस सर। चीज कब सॉलिडिफाई होएगी, जब उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। अगर आप उसे रखोगे, ऑब्वियसली जो गैस है, जो नाइट्रोजन गैस है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 77 K, है ना। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट आई गेस 50K के अराउंड है, 50K के अराउंड। अगर आप 50K से ज्यादा रखोगे और 77K से कम रखोगे तो इट विल स्टे इन लिक्विड स्टेट। जैसे वाटर है, वाटर 0 डिग्री C से लेके 100 डिग्री C के बीच में क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट रहेगा। तो वैसे ही 50 केल्विन से लेके 77K के बीच में रहेगा, तो वो क्या करेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना, वाटर पड़ा हुआ है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, वो अपने आप फ्रीज कर जाएगा, नहीं भैया। अगर हम सराउंडिंग का टेम्परेचर कम करेंगे तभी जाके वो फ्रीज होगा ना, समझे।
जब ओके सर। सराउंडिंग्स में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाँ अगर आप सराउंडिंग्स में, ये आपकी लिक्विड नाइट्रोजन है, अगर लेट सपोज, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 50 के अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर मैं उसकी सराउंडिंग्स में 45 के ले आऊंगा तो वो फ्रीज करेगा। बट अगर वो आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे, रूम टेम्परेचर पे उसकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना होएगा, 273, अराउंड 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे तो वो फ्रीज कभी भी नहीं करेगा ना मेरे भाई, वो तो वैसे ही वेपराइज होता रहेगा जैसे दिखते रहते हैं। ओके सर, ओके सर। क्लियर बेटा? यस सर। सर और जो मैच बॉक्स होते हैं उसके साइड में क्या लगा होता है मतलब? वो फॉस्फोरस का कंपाउंड होता है, रेड फॉस्फोरस का कंपाउंड होता है एक। और फिर मैच स्टिक के ऊपर भी वही लगा होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। साइड में तो कुछ नहीं होता, वो तो एक जस्ट क्या बोलते हैं, वो स्ट्रिप्स ही होती है हाँ साइड? स्ट्रिप जो होती है वो जस्ट एक यू नो फ्रिक्शन के लिए होती है। आप, मैंने जो नोटबुक होती है उसके साइड का जो लास्ट पेपर पेज होता है ना, उससे भी जलाई है। कोई भी आप खुरदरी चीज लोगे तो उससे जल जाएगी। ओके सर। हाँ रेजिस्टेंस चाहिए उसे, वो हीटअप हो जाएगा और जल जाएगा। राइट, चलिए अब उससे आगे चलते हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास एक्सप्रेसिंग concentration of solution, expressing concentration of solution, units of concentration। ठीक है जी। अब देखो जैसे मेरे को अगर कहीं डिस्टेंस मेजर करना है, मैं डिस्टेंस को किस किस यूनिट्स में मेजर कर सकता हूँ? हाँ जी बताएंगे, अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना है किस किस यूनिट्स में मैं उनको डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। लीटर में नहीं होता भैया। और बस मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बस। माइक्रोमीटर, मेगामीटर। मेगामीटर, ओके। और अभिषेक आपकी हाइट कितनी है? अच्छा, फुट में भी कर सकते हैं। फुट, फीट, इंचेस, माइल्स, हेक्टर्स। यार्ड्स। अब याद आया ना। तो वी हैव डिफरेंट, है ना, यूनिट्स जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मेरा प्रेजेंट है इन द सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसके भी बड़े सारे यूनिट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसका डेफिनेशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन implies the amount of the solute present in a given quantity of the solution or the solvent। राइट तो ये था, हम यहाँ पे बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब इसके अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की टर्म्स में हम किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। होता क्या है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो हम यहाँ पे कर देते हैं मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलरिटी। बिल्कुल, वो सारी अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स में आती है हमारी कंसंट्रेशन। फाइन, तो स्ट्रेंथ हो गया, इसके सारे अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सभी के कराऊंगा। उसके बाद है मास परसेंट
कि आपने +1 में किया हुआ है सब, दैट इज मास परसेंट। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक ए एक बी है, तो मास परसेंट ऑफ ए that will be equal to mass of A upon mass of A plus mass of B into 100. This is mass percent of A. Next we have mass percent of B. That will be equal to mass of B अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ए और बी हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100, दिस मास परसेंट ऑफ बी, राइट। उसके बाद ये तो मास परसेंट था, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंट के बारे में। वॉल्यूम परसेंट सेम हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम परसेंट दैट विल बी वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए, that will be equal to volume of A upon volume of A plus volume of B into 100, right। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंट ऑफ B की बात की जाए, that will be equal to volume of B upon volume of A plus volume of B into 100। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम परसेंट को हम बता सकते हैं, राइट। इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम चलेंगे फिर। कर लिया सर। राइट, नेक्स्ट वी हैव मास फ्रैक्शन। पीछे करना है जस्ट अ मिनट। मास फ्रैक्शन, सर डन। राइट, नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन में क्या होगा, वही सेम, परसेंट की जगह फ्रैक्शन निकाल देंगे हम। मास फ्रैक्शन ऑफ ए that will be equal to mass of A upon mass of A plus mass of B। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मास फ्रैक्शन ऑफ B that will be equal to mass of B upon mass of A plus mass of B। क्लियर है जी। तो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, मास परसेंट कभी निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, मास परसेंट इज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इनटू 100, दैट्स इट। दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब जो मास फ्रैक्शन था उसका कोई यूनिट नहीं होता भैया, बिकॉज ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो मास मास कैंसिल हो जाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन के भी कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दिस इज द मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम एक्स ए से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इसको हम कैसे कर देंगे,
मोल्स को n से डिनोट करते हैं, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी xb, that will be equal to moles of B upon moles of A plus moles of B, that will be equal to NB moles of B upon moles of A plus moles of B, and XA plus XB, that will be equal to 1, that will be equal to 1। अब इसे सॉल्व करोगे तो भी 1 आएगा, Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है जी, क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब एक नोट बना लेंगे इसके बारे में। हाँ जी, लिख लिया है? सर ऊपर W की जगह M नहीं आना था? यहाँ पे यस सर। हार्डली मैटर। वेट ऑफ ए अपॉन ओके वेट ऑफ ओके। ए प्लस वेट ऑफ बी, वो तो नोटेशन है, आप कुछ भी ले लीजिए बेटा। एम यूजुअली जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो एम जो है वो यूजुअली हम किसके लिए ले लेते हैं? मोलिकुलर मास के लिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए डब्ल्यू ले लिया था मैंने यहाँ पे, राइट? ओके सर। लिख लिया बेटा ये सभी ने? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ओके, नोट बना लीजिए यहाँ पे। अभी हमने एक नोट बना लेते हैं। द कंसंट्रेशन टर्म such as mass percent, volume percent, mass fraction, and mole fraction have no units। ठीक है जी, इनके किसी के भी कोई भी यूनिट्स नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज आ रही है, सेम यूनिट्स आते हैं, जिसकी वजह से दे गेट कैंसल आउट। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की, पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है हमारा, कहाँ पे यूज होता है? वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में। वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है जी। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन in which a very small amount of solute is dissolved in large excess. Large excess of solvent। राइट, तो पीपीएमए, लेट्स से मैंने कंपोनेंट ए का निकालना है। अब आपने कहीं पे देखा पीपीएमए, पीपीएम लिखा हो कहीं पे? हाँ जी, नहीं देखा? चलो मैं बताता हूँ। सर पोल्यूशन इंडेक्स में लिखा होता है। कहाँ पे, कहाँ पे? पोल्यूशन इंडेक्स नहीं आता सर न्यूज़पेपर में? हाँ, AIQ है ना।
AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स करके जो आता ना उसमें, सर और कहीं पे कल देखना, चेक करना आप लोग जब ब्रश करोगे ना सुबह, तो उसके अंदर जो भी हमारे वो होते हैं पेस्ट होते हैं, उसके अंदर PPA, हाँ वेरी गुड देवांशी, टेबलेट्स में लिखा होता है ना सॉल्यूशंस, जहाँ पे जब आप ब्रश करोगे तो वहाँ पे जब आप उसे खोलते देखना, अपने ट्यूब को चेंज करो, मतलब पलट के देखना, तो वहाँ पे फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन लिखी होएगी, तो वहाँ पे फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन लिखी होएगी, तो वो इट इज नॉट मोर देन 1000 ppm व्हेन पैक्ड, ऐसा कुछ लिखा होता है, मेरे वाले पे लिखा हुआ है ना, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज नॉट मोर देन 1000 ppm, 1000 ppm से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो दीज आर द फॉर्मूला, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है जी, हार्डनेस ऑफ वाटर वो हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया? जैसा अभी बताया था कि जो है ना पोल्यूशन है वो भी हम क्या करते हैं ppm में ही डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोलैरिटी। मोलैरिटी इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, मोलैरिटी कैपिटल M दैट इज इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? मोल्स पर लीटर। यूनिट्स क्या आ गए? मोल्स पर लीटर। ठीक है जी, ग्राम मोल्स पर लीटर या मोल्स पर लीटर, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद मोलैरिटी इक्वेशन आती है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सोल्यूशन, ऑन मिक्सिंग टू सोल्यूशन। ये कहाँ पे यूज़ होती है? घर पे हमारे पेरेंट्स, मतलब मम्मियाँ बड़े टाइम से यूज़ कर रही हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं, क्या हुआ, अभिषेक का कज़न आया हुआ था कोई, है ना, लेट्स से अभिषेक की मासी आई हुई थी, रात को दूध गर्म कर रहे थे, है ना, तो ये अभिषेक हैं और ये उनका कोई कज़न आया हुआ है, उसका नाम आशीष बना देते हैं हम, है ना, ये दोनों मासी के बच्चे हैं। अभिषेक को मम्मा ने बोला कि बेटा दूध पिएगा, तो वो बोलता है कि नहीं मम्मा दूध नहीं पीना। उधर से मासी ने पूछा, है ना, तो वहाँ पे क्या किया, किचन में क्या हो रहा है, वो दूध गर्म हो रहा था, तो पहले क्या किया, मम्मी ने चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, और दोनों, है ना, मम्मी और मासी किचन में ही थे, तो पहले मम्मी ने किचन शुगर डाल दी, फिर उसके बाद मम्मा को पापा ने बुला लिया, तो मासी ने दोबारा से और शुगर डाल दी। ठीक है, अभिषेक कहता है कि मैंने दूध नहीं पीना था, आशीष कहता है मैंने पीना था, बट जब आशीष ने सिप लिया तो वो बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया, अभिषेक की मम्मा ने एक और, मतलब खाली फ्रिज से गिलास निकाला जो फिक्का था, उसमें कोई चीनी नहीं थी, उन दोनों गिलास को, दूध को क्या किया, मिक्स कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, जो मीठा है ना दूध में, वो कम हुआ होगा या उतना ही रहा होगा? कम हो गया सर, है, कम हो आएगा। कम हो कम गया हुआ, सर, कम। बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, M1V1 प्लस M2V2, ये हमारी मम्मियों को पहले से ही पता थी, मोलैरिटी इक्वेशन हमने अब कर रहे हैं, मम्मियों को पहले से ही पता थी। ठीक है, तो उसमें क्या किया, V1 प्लस V2, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा, 2 गिलास थे तो 2 ही रहेगा, बट जो उसका मीठा था वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो ये हम आगे करते रहेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वहाँ पे यूज़ कराऊंगा मैं आपको। सो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू सोल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेलिटी। ठीक है, वो वाले नहीं जो हम करते हैं
कंसंट्रेशन बताने वाली फॉर्मेलिटी है ये, है तो करता है, ये फॉर्मेलिटी है, ये भी फॉर्मेलिटी ही है। अब हम फॉर्मेलिटी किन के लिए निकालते हैं? आयनिक सॉल्यूशंस के लिए निकालते हैं, ठीक है, आयनिक सॉल्यूशंस के लिए निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं हम उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते हैं, हम उनका क्या निकालते हैं? ग्राम फॉर्मूला मास। तो फॉर्मेलिटी एफ से डिनोट करते हैं हम इसे, होता कुछ नहीं है, मोलारिटी ही है, बस मैं सिर्फ क्या बोलते हैं जो हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी निकालते हैं। क्या हुआ? ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ, क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, करा देता हूँ, यहीं पे ही कराऊंगा, आगे नहीं कराऊंगा, कुछ भी नहीं आएगा। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसके यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन लीटर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरी क्लास है। तो यूनिट्स ग्राम फॉर्मूला मास अपॉन लीटर हो गया। अब फॉर्मेलिटी की बात की जाए, ठीक है जी, जैसे कि फॉर्मेलिटी हमें निकालनी है, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी, बस ये फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है यहीं का इस टॉपिक का, फॉर्मेलिटी का। कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 2.02 grams of KNO3 फॉर्मूला मास हमें गिवन है 101 dissolved in 500 ml of solution, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। नाउ फॉर्मेलिटी F will be equal to 2.02 अपॉन, ये गिवन मास था, अपॉन फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम कितना गिवन है? 500 ml, उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, किया वही है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम फॉर्मूला मास आ गया। तो यहाँ से क्या होने वाला है, इसको इनटू 100 कर देता हूँ ताकि डेसिमल हट जाए। सो इट विल बिकम 202 अपॉन 101 इंटू 100 इंटू 500 इंटू 1000, ऐसे ही होने वाला है। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 4/100 0.04 F, और आई कैन राइट 0.04 फॉर्मूला मास पर लीटर, फॉर्मूला मास पर लीटर, ठीक है जी। तो इसके लिए भैया फॉर्मेलिटी हमने यहीं पे ही कर दी, ठीक है। जितने भी हमारे यूजुअली हम आयनिक कंपाउंड्स की भी जो कंसंट्रेशन है वो मोलारिटी के टर्म्स में ही हम बताते हैं। नॉर्म फॉर्मेलिटी के टर्म्स में रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, इवन के कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट अब हम करेंगे मोलालिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मोलालिटी। मोलालिटी इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मोलालिटी m, स्मॉल m, दैट विल बी इक्वल टू
moles of solute upon mass of solvent in kg। ध्यान रखिएगा, mass of solvent in kg। इसको लर्न करने का तरीका जैसे मैंने किया हुआ है, MOL, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, L लिखा है ना। L के बाद क्या आता है, ABC, L के बाद आता है M, तो L के बाद M, और जब भी हम मास की बात करेंगे तो वो सॉल्वेंट आ जाएगा। पहले वाले में क्या था, R, R के बाद क्या आता है, R के बाद STUV, तो इसलिए उसमें क्या आ रहा था, वॉल्यूम। मोलारिटी के केस में क्या हो रहा था, तो वहां पे R के बाद STUV आता है, तो R के बाद V आता है, तो वॉल्यूम ले लेना हमने। लर्न करने का तरीका है, आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। सो एम विल बी मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगे, व्हाट आर द यूनिट्स, मोल्स पर kg, मोल्स पर kg, दीज आर द यूनिट्स। क्लियर है जी। तो यूनिट्स ऑफ मोलालिटी भी हमारे हो गए। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ है ना, और जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं इन पे। तो इसमें बोलता है कि इन मोलारिटी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन is considered while in molality mass of solvent is taken into account। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब ये जो पॉइंट लिख रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन changes with temperature while the mass of solvent does not change। इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द या which solution या which concentration changes with which solution, या कोई भी कंसंट्रेशन हमने मोलारिटी में एक्सप्रेस किया वो चेंज होएगा या मोलालिटी वाली। दिस मीन्स दैट molarity of solution changes with temperature, molarity of solution changes with temperature whereas molarity does not। इसमें एक और वो भी आता है कि which is the better method to find out the concentration and why। So molality is the better method to express concentration because it do not changes with time, temperature। Molality of a solution
is considered better for expressing concentration of the solution, for expressing concentration of the solution as compared to molarity लास्ट में एग्जाम्पल की टाइप में बता रहा हूँ 1 मोलर इसमें क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है 1 मोलर aqueous solution is more concentrated than 1 molar aqueous solution of the same solute. ठीक है जी 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड है देन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप इसके यूनिट्स देखोगे मोलालिटी के दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर तो दोनों में सेम आने वाला है, नीचे क्या होने वाला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो इसमें सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा वो कम होगा है ना। वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 980 ml या 970 या 900 कुछ ml होगा। और अगर हम ये कैपिटल M था, और अगर हम स्मॉल m की बात करें तो उसमें क्या होने वाला है मोल्स। लेट सपोज डेंसिटी सेम थी, डेंसिटी 1 थी तो वॉल्यूम और सेम ही हो जाएगा। तो नीचे क्या हो रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो हमेशा सॉल्वेंट क्या रहेगा kg, कितना 1000 ग्राम्स है ना। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसी वजह से मोलर जो है दैट इज मोर कंसंट्रेटेड,